हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, 10th वाले बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तीय प्रश्न और लघुत्तीय प्रश्न लेकर मैं आया हूँ इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ इस वीडियो में। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मेरा वादा आप सभी से है कि इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आपके परीक्षा में फंसने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका है बच्चों, कह रहा भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के मैदानी क्षेत्र का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, 43%, 30%, 27% और 46%। ठीक है, 43%, 30%, 27% और 46%। कहने का मतलब है भारत के मैदानी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो कितने परसेंट है। ठीक है, 43%, 30%, 27% या 46%। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जानिएगा कि आपके मैदानी क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है भारत के वो कितने परसेंट है, 46% है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कितने परसेंट है बच्चों, तो 46% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को किन दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन आपके हैं बागर और खादर, उपजाऊ और अनउपजाऊ, काली और पीली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के जो दो भाग हैं वो बागर और खादर हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वो क्या है, बागर और खादर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, कह रहा है लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं लेटेराइट जो मिट्टी है उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन आपका है लाल, काला, पीला और भूरा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो तीसरा सही है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बच्चों। कह रहा पर्वतों पर मृदा अपर्दन साधन है, पर्वतों पर मृदा अपर्दन साधन है। ठीक है, तो ये क्या है, पवन, हिमनद, जल या ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पवन, पर्वतों पर मृदा अपर्दन क्या है, ये सभी है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कह रहा किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही होगा। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो वह गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका ये रहा बच्चों, 5 तो हो गया, छठे क्वेश्चन की माफ कीजिएगा बच्चों। छठा क्वेश्चन है, कह रहा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या थार के रेगिस्तान में। तो लाल पीली जो मिट्टी है बेटा वो कहाँ पाई जाती है, तो मालवा प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बच्चों। कह रहा भूमि एक ... साधन है। तो भूमि आपका कौन सा साधन है बेटा, मानव निर्मित है नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये है नहीं, तो कौन सा है, भूमि एक प्राकृतिक साधन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। भूमि कैसा साधन है, भूमि एक प्राकृतिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है, कह रहा निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन कह रहा इनमें से कोई एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, उसको आपको बताना है। काली, पीली, लेटेराइट या सीमेंट। तो काली, पीली, लेटेराइट ये तीनों मिट्टियां हैं, मिट्टी कौन सा नहीं है, वो सीमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है, सीमेंट कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी लुप्त जाति है। बच्चों इसमें लुप्त जाति बताना है कि लुप्त समझ रहे हैं ना, जो लगभग गायब हो चुका है। आपके ऑप्शन है एशियाई चीता, एशियाई कबूतर, एशियाई हाथी और
काला हिरन, ठीक है। तो इसमें जो लुप्त प्रजाति है बच्चों वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर पहला है, एशियाई चीता क्या हो चुका है, वह लुप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। करा भारत में जिस राज्य अस्थाई वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह है, भारत में जिस राज्य अस्थाई वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह कौन सा है, तो वह याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। वह कौन सा राज्य है, तो वह कौन सा है बेटा, वह है मध्य प्रदेश आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, कह रहा चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जानते थे ना, ये वन की सुरक्षा, वन के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया था। लोग क्या करते थे, जाते थे पेड़ों से चिपक जाते थे, जब वन को काटने आते थे ना, तो जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वनों से जाकर चिपक जाते थे। और ऑप्शन नंबर दूसरा ये वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन किससे बेटा, वन संरक्षण से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है या स्थित है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो कहां पर है, तो सुंदरवन आपका कहां पर है बेटा, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जो सुंदरवन है वो कहां है, पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13-12 तक हो गया है बच्चों। 13 क्वेश्चन आपका है, कह रहा है भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया, ठीक है। तो भूदान आंदोलन जान जाइएगा किसके द्वारा आरंभ किया गया था, ये विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था भूदान आंदोलन, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन है, कह रहा वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो वन्य जीव अधिनियम बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये 1972 में क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सरिस्का बाघ रिजर्व तो याद रखिएगा बेटा ये कहां पर है, ये राजस्थान में है बेटा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कह रहा धरातल पर जल की कमी का कारण है, तो धरातल पर जल की कमी का कारण सिर्फ और सिर्फ वितरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, कह रहा सतलज ब्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। किस पर, सतलज पर। तो कहां पर, हीराकुंड परियोजना, भागड़ नागल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना या चंबल परियोजना। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, भागड़ नागल परियोजना। भागड़ नागल परियोजना ऑप्शन नंबर दूसरा आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं बच्चों। कह रहा बहुउद्देशीय परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है, जो बहुउद्देशीय योजना होती हैं इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण या ये सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं इनका ये सभी, ये सारी चीजें होती हैं, विद्युत उत्पादन भी, बाढ़ नियंत्रण भी, जल आपूर्ति भी, और ये सारी चीजें उनको करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कह रहा सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो बेटा सलाल बांध याद रखना ना, ये कहां पर है, ये चिनाब पर है। चिनाब पर यह सलाल बांध है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो सलाल बांध किस नदी पर बना है, यह चिनाब नदी पर सलाल बांध आपका बना हुआ है। तो अब लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों सॉरी माफ कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है, कह रहा भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। क्या है प्रश्न, कह रहा भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 2024 के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के दृष्टिकोण से, 2024 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए देखते हैं उत्तर आपका है। पहला आप 3 विशेषताएं लिखना है, तो पहला विशेषता देखिएगा, कह रहा उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादक कम
तथा फसल उत्पादन भी कम होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं समझ में आया? कह रहा है जो किसान लोग हैं ना, उर्वरकों और रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं और न करने के कारण भूमि की जो उत्पादक क्षमता है ना, वो क्या हो जा रही है, वो कम हो जा रही है। जो भूमि की उत्पादक क्षमता है वो कम हो जा रही है तथा उससे और कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, जो उत्पादन है, जो आपने फसल बोया है उस फसल के उत्पादन में भी क्या होता है, घटोतरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो उर्वरक और रासायनिक खाद का अगर प्रयोग नहीं करेंगे ना तो भूमि क्या हो जाएगी, भूमि की उत्पादकता कम हो जाएगी और फसल में भी उत्पादन, जब भूमि की उत्पादकता ही कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक फसल के उत्पादन में अर्थात फसल के उत्पादन में कमोत्तरी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए कुछ दूसरा पॉइंट है, दूसरा इसमें विशेषता है कि भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय तथ्यों पर निर्भर करते हैं। जो भारतीय कृषि है बेटा वो मानसूनी वर्षा पर, प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय जो भी प्राकृतिक चीज होती है उस पर जो भारतीय किसान है ना वो ज्यादा निर्भर करते हैं। समझ रहे हो ना, प्राकृतिक चीजों पर भारतीय किसान जो है वो ज्यादा निर्भर करते हैं, ये दूसरी विशेषता है। ठीक है, तीसरी विशेषता देख लीजिए। तीसरी विशेषता कह रहा है कि भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग, इनका जीवन स्तर क्या, जो भारत के लोग हैं, जो भारत के किसान लोग हैं, इनका जो जीवन स्तर है वो बहुत ही क्या है, निम्न है। ठीक है बच्चों, होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा कह रहा है कि भारत के जो कृषि से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो कृषि योग्य भूमि है, जो किसान कह रहा है, जो किसान है उनका जो जीवन स्तर है वो बेटा बहुत ही निम्न है। क्या है, बहुत ही निम्न है। यही कारण है कि वो आधुनिक कृषि नहीं कर पाएंगे। आधुनिक कृषि नहीं कर पाएंगे, ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं। ठीक है, सब लोग कहते हैं, देखो सीधा सीधा कह रहा है जो भारत के लोग हैं, जो भारतीय किसान हैं, ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते हैं बल्कि अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए कृषि करते। उदर मतलब पेट होता है, पेट पालने के लिए सीधा कहने हैं, उदर पूर्ति कह रहा है। कह रहा ये लोग किसानी और खेती किस लिए करते हैं बच्चों, इनको भारत के जो लोग हैं इनका जीवन बहुत ही निम्न है और यही कारण है कि ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते हैं। ये लोग धन कमाने के उद्देश्य से कृषि नहीं करते बल्कि किस उद्देश्य से करते हैं, अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए, अर्थात पेट पालने के लिए, अपना पेट पालेंगे और अपने परिवार का पेट पालने के लिए कृषि करते हैं। तो ये आपकी 3 विशेषताएं हो गई बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? अब बताओ ऑपरेशन फ्लड क्या है? ठीक है, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा इस ऑपरेशन फ्लड के बारे में। तो चलिए आज इसको विस्तार से आपको समझाए दे रहे हैं, आप जीवन में कभी नहीं भूलने वाले हैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है बच्चों, चलिए ऑपरेशन फ्लड का दुग्ध क्रांति याद रखिएगा, आपका विकल्प में पूछ सकता है। ये दुग्ध क्रांति से तात्पर्य है, किससे है? ऑपरेशन फ्लड दे देगा, पूछेगा किससे तात्पर्य है और 4 विकल्प दे देगा। तो ऑपरेशन फ्लड का किससे तात्पर्य है? दुग्ध क्रांति से तात्पर्य है भारत में दुग्ध की कमी को दूर करने के लिए। किस लिए? भारत में जो दूध की कमी है उसको दूर करने की एक ये महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, भारत में दुग्ध की कमी है ना उसको दूर करने के लिए ये कौन सी योजना है? ये महत्वाकांक्षी योजना है। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी विकल्प में पूछ लेगा कि निम्न में से श्वेत क्रांति कौन सा है, आपको ऑप्शन दे देगा और विकल्प पे पूछ लेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड को किसके नाम से भी जानते हैं? श्वेत क्रांति भी इसको
कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कह रहा 13 जनवरी, याद रखना डेट, ये भी पूछ लेगा कि ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ था। तो ये कब हुआ था भैया? 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है बच्चों, कह रहा ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध सहकारी समितियां हैं। कौन है? ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला कौन है? दुग्ध सहकारी समितियां हैं। तो इसमें समझ गए ना ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड है भारत में दुग्ध की कमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन फ्लड एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसका तात्पर्य किससे है? दुग्ध क्रांति से है। फ्लड योजना जो है इसकी आधारशिला किसे माना गया है? दुग्ध सहकारी समितियों को इसकी आधारशिला माना गया है। ठीक है बच्चों, चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में। कह रहा ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य क्या हैं? ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य भी जानना पड़ेगा। कह रहा ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था दूध उत्पादन में वृद्धि करना। क्या था? दूध उत्पादन में वृद्धि करना। ऑपरेशन फ्लड का जो उद्देश्य था बच्चों, वो दूध उत्पादन में क्या करना था? वृद्धि करना था। दूसरा था ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि हो जाएगी। जब दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, लोग गाय पालेंगे, दूध का उत्पादन करेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो आय है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। लोग क्या करेंगे? अपने घर में जानवर पालेंगे, ठीक है, उससे दूध निकालेंगे और उसको क्या करेंगे? उसकी सेलिंग करेंगे, उसको बेचेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? उनको वहां से इनकम होगा और आय क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। तीसरा है उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। जो उपभोक्ता है ना, उनको क्या करना है? जो दूध की मतलब दूध की मनमानी ना हो, जो है सब लोग सब रेट पे ना बेचे, एक रेट फिक्स हो, एक उचित दाम हो, और उसी उचित दाम पर क्या करना है? लोगों को दूध उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो समझ गए ना ऑपरेशन फ्लड क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिएगा 2024 के लिए बच्चों। कह रहा जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। यह हमेशा पूछा जाता है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पक्का करना है। ठीक है, चलो देखो, कह रहा जैव विविधता में वनस्पति तथा वन्य जीवन एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव उसके अनेक जातियां उपजातियां पाई जाती हैं। समझ गए हमारी बात को? कह रहा जैव विविधता में वनस्पति होता है, वन्य जीवन होते हैं, मनुष्यों में अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं मनुष्यों में, ठीक है, अनेक जातियां उपजातियां जो भी पाई जाती हैं, इसी को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। समझ गए ना बात को? वनस्पति, वन्य, मनुष्य के जीवन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जातियां उपजातियां मानव में अनेक प्रकार की जो पाई जाती हैं, यही क्या कहलाती हैं? जैव विविधता कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, कह मनुष्य को जैव विविधता के कारण आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। मनुष्य को जैव विविधता के कारण ही क्या होता है? आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन क्या है? संभव है। ठीक है, अगर मानव को उसके आवश्यकता की अगर वस्तुएं नहीं प्राप्त होंगी तो मानव का क्या है? पृथ्वी पर जीवन नहीं हो पाएगा। उसकी क्या होगी? उसको जब आवश्यकता की जब उसको वस्तुएं प्राप्त होगी तभी जीवन संभव है। ऐसे में जैव विविधता मनुष्यों के लिए क्या है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको आपको लिख देना है। इसी कारण जो है जैव विविधता मनुष्यों के लिए 101% परीक्षा में छपने वाला है भैया, आपके परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बच्चा। कह रहा चिपको आंदोलन क्या है?
ठीक है। क्या है चिपको आंदोलन क्या है, तो जान लेते हैं कि चिपको आंदोलन क्या है बच्चों। प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम याद रखना, कौन, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ने 1970 को उत्तराखंड में, कहां पर, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है भैया, उत्तराखंड में किसने शुरुआत किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब शुरू किया था, 1970 में। कहां पर शुरू किया था, उत्तराखंड में। ठीक है, किसने शुरू किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब शुरू किया, 1970 में। कहां शुरू किया, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण करने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। ठीक है, इस आंदोलन ने जो पर्यावरण की सुरक्षा करते थे, जो रक्षा करते थे, उनका जो ध्यान था ना, इस जो है आंदोलन की तरफ आ गया। जब यह आंदोलन का शुरुआत हुआ, कह रहा पेड़ पौधों की अंधाधुंध, ये होता क्या था, इस पे पेड़ पौधों की अंधाधुंध हो रही कटाई को रोकने के लिए, ठीक है, उस वक्त पेड़ की अंधाधुंध कटाई चल रही थी, और उस कटाई को रोकने के लिए लोग पेड़ को ना काटे, उस पेड़ को कटाई को रोकने के लिए जो बहुगुणा जी थे, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ना जी ने वहां के आदिवासी लोगों को, कौन से लोगों को, आदिवासी लोगों को तैयार किया, जिससे वे पेड़ के कटाई के समय उनको तैयार किया कि जैसे लोग आवे पेड़ काटने लगे, आप लोग तैयार रहो। पेड़ के कटाई के समय उससे चिपके रहते थे। क्या करते रहते थे, चिपके रहते थे, और कहते थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटो। कहते थे कि पहले किसे काटो, पहले हमको काटो फिर पेड़ों को काटो। यही था चिपको आंदोलन। तो समझ गए ना चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1970 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया, शुरुआत किया। जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई बच्चों, तब लोगों का ध्यान, जो पर्यावरण सुरक्षा करने वाले लोग थे, उनका ध्यान इस आंदोलन की तरफ गया। बहुगुणा जी ने क्या किया, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही थी, तो बहुगुणा जी ने कहा कि ऐसे तो सारे वन और जंगल समाप्त हो जाएंगे, और आदिवासी समूह जो होते हैं वो जंगलों में रहते थे, उनको तैयार किया और कहा कि जैसे कोई पेड़ काटे आप जाके चिपक जाओ। ठीक है, और पेड़ को नहीं कटने देना है। तो वे लोग क्या करते थे, पेड़ काटने आवे तो पेड़ पे जाके चिपक जाएं और कहें कि पहले हमको काटो उसके बाद पेड़ को काटो। ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ, इस आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है बच्चों, तो ये रहे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इतना आप करिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।